इस कक्षा के माध्यम से हम लोग मेटा कॉन्गनाइजेशन के बारे में अपनी बातचीत करेंगे। मेटा कॉन्गनाइजेशन, जिसे प्रायः ज्ञान का ज्ञान भी कहा जाता है, उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वाकई मेटा कॉन्गनाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेटा कॉन्गनाइजेशन, जिसे प्रायः हिंदी में भी मेटा कॉन्गनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ के बारे में अपना विचार विमर्श करता है या किसी भी चीज़ के बारे में वह अपनी बात रखता है, तो उन बातों को हम सचेत रूप से समझने या सुनने का प्रयास करते हैं, या जागरूक के रूप में उन चीज़ों को हम जानने और समझने का प्रयास करते हैं, तो उसे प्रायः मेटा कॉन्गनाइजेशन कहा जाता है। यानी कि पुनः समझेंगे, जब कोई व्यक्ति या जब भी किसी से बातचीत होती, तो वह बातचीत के दौरान जो भी कुछ कहता, उन बातों को हम सचेत रूप से या जागरूक के रूप में सुनते और समझते हैं। सुनने और समझने का आशय यही है कि हम यह सचेत रूप से उन बातों को सुन और समझ रहे हैं, तो जो रिस्पॉन्स करने की प्रक्रिया है, जो रिस्पॉन्स देने की योग्यता है, वह अधिक प्रखर रूप से हम उस बातों का रिस्पॉन्स करेंगे। इसी को हम मेटा कॉन्गनाइजेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि इसमें हम किसी भी चीज़ को किस प्रकार से सोचते हैं और सोचने के बाद कैसे समझते, समझने के बाद उन प्रश्नों का जवाब किस प्रकार से देते हैं, इन सभी चीज़ों को सचेत रूप में किया जाता है। इसलिए इसे मेटा कॉन्गनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब इसके कुछ प्रमुख तरीके हैं, उस तरीकों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मेटा कॉन्गनाइजेशन स्किल, जिसमें हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि मेटा कॉन्गनाइजेशन स्किल होता क्या है। इस स्किल के तहत हम किस प्रकार से किसी भी काम को सोचते, समझते या उस काम को करते हैं, उन सभी के बारे में मेटा कॉन्गनाइजेशन स्किल के तहत जानेंगे। सबसे पहले प्लानिंग करना या ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई भी काम करना है, तो सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे कि वह काम कितने समय में करेंगे और हमारे पास उस काम को पूरा करने के लिए कितनी मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं। इन सभी चीज़ों का लेखा जोखा करना, यानी कि काम को कैसे कुशल पूर्वक किया जाए और उस काम को कितने समय में या कितने समय के बाद उस काम तक पूर्ण रूप से वह काम किया जाए, और हमारे पास जो भी संसाधन है, कितने मात्रा में संसाधन उपलब्ध होंगे कि वह काम पूर्ण रूप से सफल हो। यानी कि योजनाओं को बनाना और उन योजनाओं पे बार बार अपने मन में अमल करना, यह सब गतिविधियां प्लानिंग के रूप में काम करती हैं। दूसरे नंबर पे मॉनिटरिंग, यानी कि निगरानी। हमने प्लानिंग करने के बाद अब उस काम को करने की शुरुआत कर चुके हैं, बीच बीच में हम उन कामों को पुनः अपने स्वयं के माध्यम से उन कामों का बीच में मूल्यांकन या निगरानी करते हैं कि कहीं पे काम जो करने का तरीका है उसमें कोई कमी तो नहीं रही, या उन निगरानी के माध्यम से जो भी हम आगे काम कर रहे हैं उस काम में किसी भी प्रकार की जो भी कमियां हैं उस कमियों को दूर करना। यदि इस प्रकार से काम करते हैं तो उसे प्रायः प्लानिंग यानी कि मॉनिटरिंग के नाम से भी जानते हैं। तीसरा, जिसे प्रायः इवैल्यूएशन कहा जाता है। सबसे पहले प्लानिंग के माध्यम से हमने किसी काम को करने के लिए योजना बनाया, उसके बाद मॉनिटरिंग, यानी कि अब काम शुरू हो चुका है, उस काम को हम कर रहे हैं, बीच बीच में उसका निगरानी करके यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि काम सुचारू रूप से या व्यवस्थित रूप से हो रहा है कि नहीं। इन दोनों के बाद जब काम पूर्ण हो जाता है तो उस काम का हम मूल्यांकन करते हैं कि जो भी हमने योजना बनाई और जिस प्रकार की योजनाओं से हमने कार्य की, वह योजना कितनी कारगर हुई और कितने हमें मात्रा में सफलता प्राप्त हुई, कहाँ तक यह योजना अमल किया जा सकता है। अगर इस प्रकार की गतिविधियां होती तो उसे प्रायः इवैल्यूएशन के माध्यम से अपने कामों के प्रति और काम करने की शैली के प्रति उसका मूल्यांकन किया जाता है।
इसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ मेटा कॉन्गनाइजेशन में टूल्स का प्रयोग करके शिक्षण विधि में कुछ टूल्स का प्रयोग करके और मेटा कॉन्गनाइजेशन को आपस में सहयोग करके शिक्षण विधि को और व्यापक रूप से और सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जा सकता है, उस पर हम लोग अपनी बात करेंगे। टीचिंग टूल्स बेस्ड ऑन मेटा कॉन्गनाइजेशन स्किल, यानी कि शिक्षण विधि में मेटा कॉन्गनाइजेशन का प्रयोग करके कैसे शिक्षण विधि को और बेहतर बनाया जा सके, उस पे हम लोग बात करेंगे। इसमें कुछ प्रमुख टूल्स हैं। सबसे पहले के डब्ल्यू चार्ट से आशय है कि किसी भी काम को कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, कब तक किया जाए, या मैं इस काम को जानता हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, कि डब्ल्यू चार्ट के तहत इस प्रकार के प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। उसके बाद कंसेप्ट, जिसे प्राय माइंड मैपिंग कहते हैं। कंसेप्ट या माइंड मैपिंग से आशय है कि कंसेप्ट और फैक्ट के बीच में आपस में कैसे संबंध स्थापित किया जाए। यह विजुअल और तीर के माध्यम से आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित किया जाता है, यानी कि कंसेप्ट और फैक्ट में कैसे विचार के माध्यम से आपस में संबंध स्थापित किया जाए। सेल्फ असाइनमेंट रूबिक का आशय है कि प्राय मेटा कॉन्गनाइजेशन के तहत देखा जाए तो छात्रों को अपने स्वयं की जो भी क्रियाकलाप है उसको मापने के लिए एक पैरामीटर निर्धारित किया जाता है। उस पैरामीटर के माध्यम से छात्र अपनी गतिविधियों का नापते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि छात्र अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। इसी को सेल्फ असाइनमेंट रूबिक के नाम से भी जाना जाता है। प्री रिवाइज यानी कि सहकर्मी मूल्यांकन, यानी कि आपस में जो भी छात्रों का समूह है वह एक दूसरे की जो भी शिक्षण विधि है और जो भी कुछ सीखे एक दूसरे को मिलकर आपस में उसका मूल्यांकन करते, तो उसे प्राय प्री रिवाइज या सहकर्मी मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। पुनः एक बार देखेंगे कि डब्ल्यू चार्ट के तहत मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को जानता हूँ, विभिन्न प्रकार के शैली का प्रयोग इसमें किया जाता है। जबकि कंसेप्ट या माइंड मैपिंग के माध्यम से कंसेप्ट और फैक्ट के बीच में आपस में संबंध स्थापित किया जाता है। सेल्फ असाइनमेंट रूबिक के माध्यम से एक पैरामीटर निर्धारित होता है, उसके तहत छात्र अपना मूल्यांकन करते हैं। प्री रिवाइज यानी कि सहकर्मी मूल्यांकन के तहत छात्र एक दूसरे की जो भी शिक्षण व्यवस्था के दौरान जो भी कुछ सीखे उसका मूल्यांकन करते, इसे प्राय सहकर्मी मूल्यांकन कहते हैं। यहाँ तक आके मेटा कॉन्गनाइजेशन से जो भी प्रश्न पूछे जाते थे वह सब कुछ कवर हो चुका है। धन्यवाद।